Hello everyone, welcome to my learning channel. So, I hope you all are doing very well, you all are happy, fit and fine. This video is all about the introduction of the statistics. What statistics, how, why, it will answer all your questions. The modern age is the age of science, which requires that every aspect of our life, whether it is a natural phenomena or it is politics, economics, or be it any other field, it should be expressed as unambiguous in the precise form. A phenomenon that is expressed in ambiguous in the vague terms might be difficult to understand in a proper perspective. Therefore, in order to provide an accurate and the precise explanation of a phenomenon or a situation, figures are often used. आज की डेट में सभी चीजें के लिए हम ये चाहते हैं कि सारी चीजें बड़ी क्लियर टर्म्स में, बड़ी प्रिसाइज फॉर्म में हमें एक्सप्रेस करी जाए. अगर वो वेग टर्म्स में हमारे सामने कोई चीज लिखी होगी, उसको हम एक प्रॉपर पर्सपेक्टिव में समझ नहीं पाएंगे. इसी चीज के लिए हम फिगर्स का, फैक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, अ स्टेटमेंट दैट prices in a country are rising, it is conveying incomplete information to you about the nature of the problem. But if I say, if the figures of the prices over a period are also provided to you, we are in a better position to understand the nature of the problem. अगर आपको साथ में प्राइसेस के, बढ़ते प्राइसेस के फिगर्स भी दे दिए जाएं, तो आप प्रॉब्लम को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं. यूजिंग दीज फिगर्स इट माइट बी पॉसिबल टू एस्टिमेट द पॉसिबल लेवल ऑफ द प्राइसेस एट सम फ्यूचर रेट, सो दैट सम पॉलिसी मेजर्स कैन बी सजेस्टेड टू टैकल द प्रॉब्लम. अगर हमारे सामने फैक्ट्स और फिगर्स हैं, हम फ्यूचर में प्राइसेस का क्या ट्रेंड रहेगा, हम उसे भी फोरकास्ट कर सकते हैं और हमारे सामने आई हुई प्रॉब्लम को हम बेटर तरीके से टैकल भी कर सकते हैं. तो एक ऐसा साइंस, ऐसी बॉडी ऑफ नॉलेज जो कि इन्हीं फैक्ट्स, फिगर्स और डेटा के साथ डील करता है, दैट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स. सो द सब्जेक्ट विच डील्स विद सच टाइप ऑफ फिगर्स कॉल्ड डेटा इज नोन एज स्टैटिस्टिक्स. इन मॉडर्न टाइम्स, विद द एडवांसमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, the scope of statistics has widened considerably, and now these days it is being applied to almost every area of natural and human activities. आजकल इसका स्कोप पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गया है. तो चलिए हम एक बार देखते हैं how the statistics will be defined. According to H. Secrist, he was an economist, a famous economist. What did he say? What is statistics? By statistics, we mean aggregate of facts. Aggregate of facts means totality of facts, मतलब सारे facts का sum. Affected to a marked extent by multiplicity of causes, मतलब कि जिन facts को इफेक्ट करने वाले मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं और कुछ एक्सटेंट तक वो उनसे इम्पैक्ट होंगे वो फैक्ट्स. एंड दीज फैक्ट्स आर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, दे आर एन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू सम रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी. ये नहीं कि हवा में यू हैव रिटन द डेटा, you have collected the data in a proper manner and you have estimated the data according to some reasonable standard of accuracy and you have collected it in a systematic manner. क्यों collect किया है? बिना वजह तो कुछ भी काम नहीं होगा. For a predetermined purpose, and these figures, this data is placed in relation to each other. और ये सारे डेटा को एक दूसरे के रिलेशन में रखा जाएगा ताकि हम किसी कंक्लूजन तक पहुंच सकें. Now, statistics as a science. Statistics is a body of knowledge developed by generalization of relation based on the study of cause and effect. हम क्या चीज ने किसको इफेक्ट किया, क्या चीज किससे इफेक्ट हुई, व्हाट वाज द कॉज, हम इन रिलेशनशिप को स्टडी करते हुए जो बॉडी ऑफ नॉलेज डेवलप करते हैं वो ही स्टैटिस्टिक्स है. स्टैटिस्टिक्स अगर हम एक साइंटिफिक मेथड की नजरिए से देखें तो हम उसे दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं. वन इज थियोरेटिकल स्टैटिस्टिक्स एंड द अदर इज द अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स. फर्दर देयर आर थ्री फर्दर टाइप ऑफ स्टैटिस्टिक्स दैट फॉल विद इन द कैटेगरी ऑफ थियोरेटिकल स्टैटिस्टिक्स. वन इज द डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, इंडक्टिव स्टैटिस्टिक्स, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स. नाउ व्हाट all these four are? Number one, descriptive statistics. It includes all those methods that are used for collection, tabulation, diagrammatic presentation of the data, or it talks about all those methods that are used for calculating average, dispersion, correlation, regression, and index number, etc. So डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में वो सारे मेथड्स आते हैं जिससे हम डेटा को कैसे कलेक्ट करें ये बताया जाता है, कैसे टेबुलेट करें, कैसे ग्राफिकली डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करें, कैसे एवरेज कैलकुलेट करें, कैसे मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन कैलकुलेट करें, कैसे कोरिलेशन कैलकुलेट करें, कैसे रिग्रेशन और कैसे इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करें. नाउ इट इज द टर्न ऑफ इंडक्टिव स्टैटिस्टिक्स. व्हाट इज दैट?
अगर हम किसी फैक्ट्स और फिगर से किसी कंक्लूजन पर इंड्यूस करते हैं, सो विद द टर्म इंड्यूस वी डिराइव एट द term inductive statistics. So the methods used to make generalization about the population on the basis of a sample. हमने इतनी बड़ी population में से जो sample study के लिए पिक किया था, उस sample के analysis से हम पूरी population के एक conclusion पर पहुंचते हैं. We induce or derive at a conclusion, so that these particular methods are covered under the category of inductive statistics. On the basis of inductive statistics, we have all different techniques of forecasting available with us. Now, inferential statistics. Methods used to test certain hypotheses regarding the population. अगर हमने कोई चीज को चेक करना चाहते हैं तो उसे कहते हैं, वो जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है जिसको हम चेक करना चाहते हैं, एक पॉपुलेशन के बारे में हमने एक थॉट डेवलप किया, क्या ये जो बल्ब्स का पूरा सेट है 500 बल्ब्स का, क्या इनमें एक भी डिफेक्टिव नहीं होगा? सो दैट इज अ हाइपोथेसिस. ऑन द बेसिस ऑफ अ सैंपल हम उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे. तो वो जो सारे जो हमारे हाइपोथेसिस जिसको हम टेस्ट करते हैं, जो हाइपोथेसिस पॉपुलेशन से रिलेटेड होते हैं, इन हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए जो मेथड्स आते हैं, दीज आर कवर्ड अंडर इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स. नाउ कम्स दी अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स. अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स का मतलब है जो आपने अभी अभी थ्योरेटिकल स्टैटिस्टिक्स देखी है, इन्हीं तीनों स्टैटिस्टिक्स को अगर हम अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं इन सम फॉर्म और द अदर फॉर्म, it becomes applied statistics. For example, sample surveys डिजाइन करना, एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में क्वालिटी कंट्रोल की टेक्निक्स डेवलप करना, या एक बड़े बिजनेस के अंदर डिसीजन मेकिंग की टेक्निक्स डेवलप करना, दीज ऑल आर दी फर्दर एप्लीकेशंस ऑफ थियोरेटिकल स्टैटिस्टिक्स. सो इट्स द न्यू टर्म अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स. नाउ व्हाट इज अ पॉपुलेशन? पॉपुलेशन वो सारी यूनिट्स है, सारी मतलब टोटल जितनी मैक्सिमम अवेलेबल यूनिट्स है वो सारी पॉपुलेशन होती है. इट इज अ टोटलिटी ऑफ द यूनिट्स अंडर द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन. जिस चीज के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उन सभी यूनिट्स को अगर हम टोटल में देखें तो इस पूरे ग्रुप को हम कहते हैं पॉपुलेशन. सो इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स और द ऑब्जेक्ट्स इन अ वेल डिफाइंड ग्रुप about which the information is needed. Now what is a sample? ये इसी population का छोटा सा पार्ट है. अगर मैं चेक करना चाह रही हूँ, मेरा एक राइस का पॉट है जो कि स्टोव के ऊपर है, और मैं चेक करना चाहती हूँ वेदर माई राइस इज बॉइल्ड और नॉट, तो जो पूरा राइस है दैट इज द पॉपुलेशन. एंड इफ आई पिक अप 2 or 3 granules in my fingers to check whether they are boiled, वो गल गए हैं या नहीं, तो वो 2 दाने जो चावल की मैं हाथ में उठाऊंगी वो हो जाएगा सैंपल. सो अ सैंपल इज अ सबसेट और फ्रैक्शन ऑफ अ पॉपुलेशन. ये उस बड़ी पॉपुलेशन का छोटा सा हिस्सा है, सबसेट है, फ्रैक्शन है. When only some representative items of a population are selected, the data collected from these units constitute a sample from the population. अगर हम पूरी population में से कुछ items को पिक कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं टू रिप्रेजेंट द होल पॉपुलेशन, तो जो डेटा इनसे कलेक्ट किया जाएगा दैट विल बी इक्वलेंट टू कि हमने सैंपल से डेटा कलेक्ट किया है. नाउ once the data is selected, it will be of no use to us अगर हम उसे एक रीजनेबल मैनर में ऑर्गेनाइज ना कर ले. वो पढ़ने लायक नहीं हो जाएगा तो हमारे किसी काम का नहीं है. सो द नेक्स्ट स्टेप इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डेटा in a proper manner so that it makes some sense. Otherwise, the whole purpose of collecting the data will go waste. So, the next step is organization of the data. The collected data are a complex and unorganized mass of figures which is very difficult to analyze and interpret. तो जो हमने डेटा कलेक्ट किया है वो बिल्कुल वेग है, वो कॉम्प्लेक्स है, सिर्फ अनऑर्गेनाइज बहुत सारे फैक्ट्स और फिगर्स का कलेक्शन है जिससे हम कुछ भी समझ नहीं सकते, इंटरप्रेट नहीं कर सकते, एनालाइज नहीं कर सकते. देयरफॉर इट बिकम्स नेसेसरी टू ऑर्गेनाइज दिस. क्यों? इन ऑर्डर टू अप्लाई द टूल्स ऑफ एनालिसिस, टूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन एंड द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन कैन बी अकम्प्लिश विच विल बी द नेक्स्ट स्टेप. तो हमें डेटा को ऑर्गेनाइज करना जरूरी है. सो क्लासिफिकेशन, it is the process of arranging the available data into various homogeneous classes and subclasses according to the some common characteristics. जब हम एक डेटा को अलग अलग होमोजीनियस एक जैसी मिलती जुलती कैरेक्टरिस्टिक्स वाली क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं, सब क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं, क्लासेस एंड सब क्लासेस, वैरायटी ऑफ क्लासेस होंगे, उनके विद इन भी सब क्लासेस होंगी. जब उनका एक सेट बना देते हैं, हर सिमिलर डेटा को उसके सेट के अंदर डाल देंगे तो हो जाएगा क्लासिफिकेशन. तो ये क्लासिफिकेशन किसी भी बेसिस पे किया जा सकता है. लेट्स सी
after the classification, what we get is the statistical series. So the classified data, when arranged in some logical order, according to the size, according to the time of occurrence, or according to some other measurable to non-measurable characteristic, it is known as statistical series. जब हम डेटा को अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, चाहे साइज के हिसाब से, चाहे वो कब अकर किया था असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, उनकी मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके वेट के हिसाब से, बच्चों स्टूडेंट्स के मार्क्स के हिसाब से हम डिवाइड कर देते हैं, तो जो डेटा का जो फॉर्म निकल कर आता है उसको हम स्टैटिस्टिकल सीरीज कहते हैं. इससे हमें ये पता चलता है कि स्टैटिस्टिकल सीरीज तो तरह तरह की हो सकती हैं. दीज कैन बी ऑफ 4 टाइप्स. नंबर 1 is spatial series. The series formed by the spatial or the geographical classification will be the special series. अगर मैंने देखा है कि जो मेरे सेल्स टीम है उसने नॉर्थ दिल्ली में, साउथ दिल्ली में, वेस्ट दिल्ली में, सेंट्रल दिल्ली में कितना कितना सेल अचीव किया है, तो ये जो डेटा तैयार होगा दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन. इट विल बी द स्पेशल सीरीज. नाउ द कंडीशनल सीरीज, सीरीज फॉर्म बाय सम कंडीशनल क्लासिफिकेशन. एक कंडीशन है कि अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो ये इस कैटेगरी में डाला जाएगा. तो क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द वेरियस कैटेगरीज ऑफ एक्सपेंडिचर, कि आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर है या ग्रॉसरी का एक्सपेंडिचर है या एजुकेशन का एक्सपेंडिचर है, तो कि एक हाउस होल्ड किस किस जगह पर खर्चा कर रहा है, लेजर एक्सपेंडिचर है, तो अगर हम वो जिस भी कैटेगरी के अंदर का खर्चा है उसे उस कैटेगरी के अंदर इन्वॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कंडीशनल सीरीज. नाउ देन कम्स द टाइम सीरीज. ये कौन सी सीरीज है? अगर हम डेटा को टाइम के हिसाब से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, चाहे बढ़ते क्रम में दैट इज असेंडिंग ऑर्डर या घटते क्रम में दैट इज डिसेंडिंग ऑर्डर, अगर हम डेटा को अरेंज करते हैं तो वो होता है टाइम सीरीज. सो द डेटा ऑन द एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडिया इन वेरियस ईयर्स इज द टाइम सीरीज. नाउ द क्वालिटेटिव एंड द क्वांटिटेटिव सीरीज. द क्वालिटेटिव सीरीज इज ऑल अबाउट वेयर द वेरिएबल्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सम क्वालिटीज, जहां पे कुछ क्वालिटीज के बेसिस पर हम वेरिएबल्स को क्लासिफाई करते हैं, लाइक ऑल दी families below the poverty level. So वो एक category हो जाएगी according to one quality. And the quantitative variables are those that are measured in the terms of real numbers such as weight, marks, height, income, or the number of children in a family. So that will be quantitative series, and the qualitative series is all about classifying the data on the basis of some quality. Now before we move further, we should understand what are the two elements of a quantitative classification. जब हम किसी डेटा को क्लासिफाई करते हैं तो कौन से हैं वो दो एलिमेंट्स जो उस क्लासिफिकेशन के अंदर आते हैं? क्या है वो दो टर्म्स? वेरिएबल एंड फ्रीक्वेंसी. मैं आपको एक एग्जांपल की मदद से समझाती हूँ. डेटा पर्टेनिंग टू द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 60 स्टूडेंट्स इज गिवन टू यू. मार्क्स आर गिवन टू यू एज 0 to 20. जिन बच्चों के मार्क्स हैं, दे आर 5 स्टूडेंट्स. The students who have the marks between the category of 20 to 40 are 15 students. 40 to 60 के बीच में मार्क्स लाने वाले जो बच्चे हैं, दे आर 25. 60 to 80 स्टूडेंट्स, 60 to 80 के बीच में मार्क्स लाने वाले बच्चे सिर्फ 10 हैं, और 80 to 100 के बीच में मार्क्स सिक्योर करने वाले बच्चे 5 हैं. सो इन दिस कैटेगरी here the marks is the in the above table is the variable, and the number of student that I am talking about कि किस स्टूडेंट के कितने मार्क्स हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके इतनी कैटेगरी के अंदर मार्क्स है, ये है फ्रीक्वेंसी. इन दिस टेबल द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज फ्रीक्वेंसी एंड द मार्क्स इज द वेरिएबल. नाउ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. जब हम डेटा को एक टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं बाय सुटेबली ग्रुपिंग द डेटा, अपने हिसाब से कन्वीनियंटली एक अगर हम उसमें ग्रुपिंग करते हैं तो जो टेबुलर फॉर्म में डेटा को प्रेजेंटेशन होता है उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. ये दो तरीके से हो सकता है. वन इज द डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन and the other is the continuous frequency distribution. Discrete frequency distribution की जब हम बात करते हैं तो अगर हम बात करें number of children per couple एंड नंबर ऑफ कपल्स, जिन बच्चों जिनके एक भी बच्चा नहीं है ऐसे 20 कपल्स है, जिनका 1 चाइल्ड है उनके ऐसे 45 कपल्स है, जिनके 2 बच्चे हैं ऐसे 65 कपल्स हैं, जिनके 3 बच्चे हैं ऐसे 50 कपल्स है, जिनके 4 बच्चे हैं ऐसे 20 कपल्स है. तो टोटल हमने 200 कपल्स को स्टडी किया. लेकिन अगर मैं बात करती हूँ ऐसे स्टूडेंट जिनकी हाइट 145 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर है, ऐसे 20 स्टूडेंट्स हैं. जिनकी हाइट 150 से 155 सेंटीमीटर है, ऐसे 30 स्टूडेंट्स हैं. जिनकी हाइट 155 से 160 यूनिट्स है, ऐसे 50 स्टूडेंट्स हैं. जिनकी हाइट 160 से 165 है, ऐसे 70 स्टूडेंट हैं. 165 से 170 सेंटीमीटर वाली हाइट वाले बच्चे 30 हैं. तो ये जो रेंज की हम बात करते हैं, जो क्लास इंटरवल की हम बात करते हैं, इस तरह की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को कहा जाता है कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. लेकिन जब हम एक पर्टिकुलर डिजिट या एक पर्टिकुलर नंबर की बात करते हैं, उसके अगेंस्ट एक फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, तो वो होता है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. नाउ आई विल शो यू हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल.
So the example that I have taken, it says the data given below shows the number of the rooms in the houses occupied by the 25 families. अलग अलग फैमिलीज ने 25 फैमिलीज ने कितने कितने रूम्स ऑक्यूपाई करे हुए हैं उसके हिसाब से उन्होंने आपको डेटा दिया. जैसे कि एक फैमिली के पास सिर्फ 1 रूम है, एक फैमिली के पास 2 रूम है, एक के पास 4 रूम्स है, एक के पास सिर्फ 1 है, एक और फैमिली के पास 3 है. इस तरह से आपको 25 फैमिलीज का डेटा दिया हुआ है. तो अगर आप डेटा को ऊपर ध्यान से देखें, ये 1, 2, 4, 3, 5, इसके अलावा देयर इज नो अदर नंबर. दिस मीन्स द रूम्स दैट वी आर स्टडिंग करेंटली इन दिस एग्जाम्पल आर 1 रूम और 2 रूम्स और 3 रूम्स और 4 रूम्स और 5 रूम्स. ये रूम्स की हम स्टडी कर रहे हैं. तो अब हमें क्या करना होगा, एक एक करके डेटा को हमें रीड करना है और उसके अगेंस्ट एक टेलीमार्क पुट करना है. जैसे कि पहली फैमिली को हमने कंसिडर किया, तो इस फैमिली के पास कितने रूम है, ओनली 1 रूम. तो 1 रूम के सामने हम एक 1 टेलीमार्क पुट करेंगे. दूसरी फैमिली के पास है 2 रूम्स, तो हम 2 रूम्स के सामने एक 1 टेलीमार्क पुट करेंगे. देन एक फैमिली के पास है 4 रूम्स, इसके अगेंस्ट हम 4 टेलीमार्क पुट करेंगे. देन अगेन अनदर फैमिली के पास है 1 रूम, तो हम 1 रूम के आगे एक और टेलीमार्क पुट करेंगे. देन एक और फैमिली के पास है 3 रूम्स, उसके अगेंस्ट हम एक टेलीमार्क पुट करेंगे. देन येट अनदर फैमिली के पास है 2 रूम, देन अगेन 2 के आगे हम एक और टेलीमार्क पुट करेंगे. देन एक फैमिली के पास है 5 रूम्स, तो हम 5 टेलीमार्क के आगे 5 रूम्स के आगे एक टेलीमार्क पुट करेंगे. सिमिलरली हम सारे डेटा को रीड करते जाएंगे. 5 के बाद है 1, इसके बाद है 3, 3 के बाद है फिर से 1, 1 के बाद है 4, 4 के बाद है 3, देन 3 के बाद है 2, 2 के बाद है 5, 5 के बाद है फिर से 3 और फिर से 3. जब 3 जो है वो 5th बार आ गया तो हम इसे क्रॉस कर देंगे. इसका मतलब है 5 फैमिलीज. देन आता है 2, देन उसके बाद है फिर से 3. अब 6 के लिए हम दोबारा से अनदर सेट ऑफ टेलीमार्क स्टार्ट करेंगे. देन आ गया 1, 1 के लिए इसे करेंगे कट. ये हो गया 5 फैमिलीज. देन अगेन आ जाता है 1, अगेन यहाँ पे हम एक टेलीमार्क पुट करेंगे. देन आता है 4 फैमिलीज, 4 रूम्स, तो यहाँ पे टेलीमार्क आएगा 2 रूम्स. देन यहाँ पे टेलीमार्क आएगा 5 रूम्स, देन 5 के आगे और 3 रूम्स, तो 3 के आगे एंड 1 रूम, तो हम पुट करेंगे 1 के आगे. सो दिस इज कंसिडर्ड एज 5 एंड 2. 5 प्लस 2 इज 7. दिस इज ऐसी फैमिली जिनके पास 2 कमरे हैं, दे आर 5 इन नंबर. और ऐसी फैमिली जिनके पास 3 कमरे हैं, वो भी हैं 7 इन नंबर, दैट इज 5 प्लस 2. ऐसी फैमिली जिनके पास है 4 रूम्स, दे आर ओनली 3 इन नंबर. और ऐसी फैमिली जिनके पास है 5 रूम्स, दे आर ऑल्सो 3 इन नंबर. तो 7 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 3 इज total 25 families. So that is how the telemarks are put. And that's over for this video. That is done for this introduction part of the statistics. In the next video, I will talk about the calculation of arithmetic mean, harmonic mean, geometric mean, median and mode for all different type of series, individual series, discrete series and continuous series. So please stay connected and keep watching. Thank you so much.